हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से परटेनिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। कहता है हुक्कानी लिमिटेड परचेज जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड यानी जिसमें इंटरेस्ट या कूपन की कोई पेमेंट्स नहीं होंगी। हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 3 मिलियन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 2.1 मिलियन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। साल के पहले दिन हमने 3 मिलियन की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड 2.1 मिलियन परचेज किया। जीरो कूपन बॉन्ड है। इशू कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बॉन्ड इज 5000 और 5000 रुपए की हमारी इशू कॉस्ट है। द बॉन्ड विल बी रिडीम्ड आफ्टर 3 इयर्स एट पार वैल्यू। 3 साल के बाद ये पार वैल्यू 3 मिलियन की फेस वैल्यू पे रिडीम होगा। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 12.536% और हमारा आईआरआर 12.536% है। इंटरेस्ट की कूपन की पेमेंट्स नहीं है तो आईआरआर कहां से आ गया? सर, आप 3 मिलियन की चीज 21 लाख रुपए में परचेज कर रहे हो, 30 लाख की चीज 21 लाख में परचेज कर रहे हो, तो इसकी वजह से हमारे पास इंटरेस्ट इनकम तो आएगी। फिर कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वाज 2.6 मिलियन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड and 2.7 million at the end of the second reporting period. पहले साल के आखिर में बॉन्ड की फेयर वैल्यू 2.6 मिलियन, दूसरे साल के आखिर में बॉन्ड की फेयर वैल्यू 2.7 मिलियन। आगे कहता है जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इफ द बॉन्ड इज क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एंड इट इज सोल्ड फॉर 2.73 मिलियन एट द एंड ऑफ द सेकंड अकाउंटिंग पीरियड। सेकंड अकाउंटिंग पीरियड में फेयर वैल्यू 2.7 है लेकिन हमने बेचा 2.73 का है, तो यहाँ पे एक फर्दर गेन ऑन डिस्पोजल भी आ रहा होगा, उसे भी हम देख लेंगे। सॉल्व करते हैं सवाल को। हुक्कानी लिमिटेड सर, हमने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के लिए एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। 3 साल की इसकी लाइफ है तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड है तो कूपन का कोई कैश फ्लो नहीं आएगा। अब अगर हम ये देखें कि हमने इस बॉन्ड को डे 1 पे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होगा, तो हमने ईयर 0 पे इस बॉन्ड को रिकॉर्ड किया होगा 2.1 मिलियन और 5,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट यानी कि 2105। मैं रुपीज से थाउजेंड्स में वर्किंग कर रहा हूँ। तो डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट 2105 और कैश क्रेडिट 2105। ये हमने कैसे कैलकुलेट करा है? ये हमने कैलकुलेट करा है 2.1 मिलियन का बॉन्ड और 5,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट। हमारे पास ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट आ गई 2105। अब हमारे पास आईआरआर है 12.536%। 12.536%। अगर मैं पहले साल की इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करूं तो 2105 मल्टीप्लाई बाय 12.536%, ये आ जाएगा हमारे पास 263.9। पहले साल की ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट में इंटरेस्ट ऐड करें तो हमारे पास क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट बन जाएगी 2368.9। सेकंड पहले साल के आखिर में जो अमोर्टाइज कॉस्ट है वो सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट बनेगी 2368.9। फिर इस पे इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करें 12.536% से, सेकंड ईयर की इंटरेस्ट आ रहा है 297। हमारे पास क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट बन जाएगी 2368.9 प्लस इंटरेस्ट फॉर द ईयर, तो ये आ जाएगा 2665.9। इसी तरीके से तीसरे साल का ओपनिंग 2665.9, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 12.536% से, तो ये आ जाएगा 334.1 और ये क्लोजिंग आ जाएगा आपके पास 3000। तो ये हमने एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लिया। अब इन्होंने कहा कि पहले साल के आखिर में फेयर वैल्यू है 2.6, दूसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू है 2.7। तो 2.6 की फेयर वैल्यू पहले साल के आखिर में और 2.7 की फेयर वैल्यू सेकंड ईयर के आखिर। अब पहले साल के आखिर में मैं इंटरेस्ट की एंट्री बनाऊं तो ईयर 1 के एंड पे हमारे पास कोई कूपन रिसीव नहीं होगा, जो भी इंटरेस्ट इनकम है वो हमारी इन्वेस्टमेंट में ही कैपिटलाइज होगी। तो डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट 263.9 और इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट 263.9। इंटरेस्ट की एंट्री बनाने के बाद अब हमारी इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट हो गई है 2368.9 और चूंकि पहला ही साल है तो जो क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट है वही आपकी क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू भी होगी। तो कैरिंग वैल्यू कितनी है 2368.9। अब इसकी फेयर वैल्यू है 2600, यानी कि आपने इस 2368.9 की इन्वेस्टमेंट को 2600 की फेयर वैल्यू पे लाना है, फेयर वैल्यू गेन आ रहा है। तो ईयर 1 के ही एंड पे डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट और फेयर वैल्यू का गेन ओसीआई में क्रेडिट होगा। कितने से? 2600 की फेयर वैल्यू है और कैरिंग वैल्यू है 2368.9।
2600 माइनस 2368.9, हमारे पास फेयर वैल्यू का गेन आ गया 231.1। 231.1। अब फेयर वैल्यू एक्सरसाइज करने के बाद पहले साल के आखिर में कैरिंग वैल्यू हो गई 2600। ये एंट्री बनाने के बाद पहले साल के आखिर में कैरिंग वैल्यू हो गई 2600। लेकिन सेकंड ईयर की इंटरेस्ट इनकम एज पर दी ओरिजिनल अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल एज पर दी ओरिजिनल आईआरआर ही कैलकुलेट होगा। तो अब सेकंड ईयर के एंड पे मैं जनरल एंट्री बनाता हूँ इंटरेस्ट की। डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट और इंटरेस्ट इनकम हमारे पास पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? 297। अब सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने के बाद अमोर्टाइज कॉस्ट तो 266.9 है, लेकिन कैरिंग वैल्यू ये नहीं होगी, क्योंकि पिछले साल के आखिर में फेयर वैल्यू करने के बाद कैरिंग वैल्यू 2600 हो गई थी। इतनी अमाउंट से हमने मजीद डेबिट किया, तो 2600 प्लस 297। सर सेकंड ईयर के एंड पे हमारे पास जो कैरिंग वैल्यू आ रही है ना बिफोर रिवैल्यूएशन वो आ रही है 2897। मैं कैरिंग वैल्यू का कॉलम इसलिए बनाता हूं क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू अलग अलग चल रही है फेयर वैल्यू मॉडल में, तो इसलिए मैं कैरिंग वैल्यू का अलग ही कॉलम बना लेता हूँ। देखिए आपने ये एंट्री की थी तो आपकी कैरिंग वैल्यू 26 हो गई थी। अब आपने 297 से मजीद डेबिट किया तो कैरिंग वैल्यू 2897 होगी, ना कि 2665.9। अब हमने सेकंड ईयर के एंड पे इसको फेयर वैल्यू पे लाना है, तो 2897 की कैरिंग वैल्यू और 27 की फेयर वैल्यू, यानी कि यहाँ पे फेयर वैल्यू का लॉस हुआ है। हमारे पास फेयर वैल्यू लॉस ओसीआई में डेबिट और डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट। कितने से? 2700 की फेयर वैल्यू है और 2897 की कैरिंग वैल्यू है, तो 197 का फेयर वैल्यू का लॉस आ गया। ये एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट 2700 की फेयर वैल्यू पे आ गई। अब 2700 की फेयर वैल्यू पे आ गई तो पहले मैं इसको फेयर वैल्यू पे लाया, लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि हमने सेकंड ईयर के एंड पे इसको 2.73 का बेस दिया, यानी कि हमारे पास कैश डेबिट होगा 2730, डेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगी फेयर वैल्यू से। तो डेट इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू क्या थी सर? 2700। इस डिस्पोजल के वक्त जो हमें 30 का फर्दर गेन हुआ सर, ये हमारा गेन ऑन डिस्पोजल है, जो कि हमारा पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। इवन दो कि ये ओसीआई मॉडल, लेकिन डिस्पोजल पे जो गेन का लॉस आएगा ये पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। अब चूंकि ये डिस्पोज ऑफ हो गई इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डिस्पोज ऑफ हो गई, तो जो भी फेयर वैल्यू का रिजर्व है वो पीएनएल में रिसाइकल हो जाएगा। अब फेयर वैल्यू का रिजर्व है कितना? पहले साल में हमने 231.1 का गेन यानी कि क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड किया था। दूसरे साल के आखिर में हमने 197 का लॉस यानी कि डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड किया है, यानी कि अल्टीमेटली फेयर वैल्यू रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस रखा हुआ है। तो मैं अपने पास फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए डेबिट कर दूंगा और रिसाइकलिंग ऑफ गेन पीएनएल में क्रेडिट कर दूंगा। कितनी अमाउंट है सर? 231.1 का क्रेडिट बैलेंस माइनस 197 का डेबिट बैलेंस, तो ये आ जाएगा 231.1 माइनस 197। सर हमारे पास अभी भी क्रेडिट में 34.1 का क्रेडिट बैलेंस है। 34.1 से फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट और 34.1 से रिसाइकलिंग ऑफ गेन क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।